गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडर का जो शुद्धिकरण की जो विधियाँ थी उसका हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडो का स्थायित्व। ये कोलाइडीकरण विलयन में सतत रूप से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था, ब्राउनी गति भी कहते थे। जिसे इनके परस्पर टकराने की पूर्ण संभावना होती है। ठीक है, परंतु समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को क्या प्रतिकर्षित करते रहते हैं तथा दूर दूर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनकी जिगजैग गतियाँ होती हैं। ध्रुव विरोधी कोलाइड के स्थायित्व का यही कारण है कि स्थायित्व का यही कारण है, जबकि ध्रुव स्नेही कोलाइड आवेश रहित तथा अत्यंत अल्प आवेश उपस्थित होने के कारण विलयकीकरण अर्थात सोल्वेशन द्वारा स्थायित्व को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ध्रुव विरोधी कोलाइड का तो स्टेबिलिटी होने का ये रीज़न है कि उसके अंदर जो आवेश होते हैं, मतलब कोलाइडी कणों पर जो आवेश होते हैं वो क्या होता है, समान होता है। जिसके कारण क्या होता है कि एक दूसरे को विपरीत मतलब दूर दूर प्रतिकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, विपरीत आवेशित होने के कारण। ठीक है, और दरअसल कोलाइड होते हुए क्या होता है, आवेश रहित होते हैं या फिर इनके ऊपर बिल्कुल ही कम आवेश होता है, लेकिन वह सॉल्वेशन के कारण अपने सॉल्यूशन को क्या देते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं या फिर कोलाइड कणों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। जिस सांद्रता पर कोलाइड कणों का आवेश शून्य होता है, ठीक है, जिस सांद्रता पर कोलाइड कणों का जो आवेश होता है वो शून्य होता है, उस अपन क्या कहते हैं, सम विभव विभव बिंदु, जिसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और कोलाइड कणों के स्थायित्व को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत की थी। जिसमें पहली धारणा है पोविस की धारणा, कि पोविस के अनुसार कोलाइड कणों के आवेश खोने पर ही सोल के स्कंदन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। और कोलाइड कणों पर आवेश को पूर्णतः हटाना आवश्यक नहीं होता। अंतःपृष्ठ पर एक निश्चित मान तक विभव को अवनमित यथार्थ कम किया जाता है। इस अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक विभव कहते हैं, और स्कंदन हेतु क्रांतिक विभव की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पोविस नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि कोलाइड कणों पर आवेश खोने पर ही क्या हो जाती है, सोल का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स पर से जो आवेश होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही कम हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, स्खलन हो जाएगा और कोगुलेशन हो जाएगा। और कोलाइड कणों पर आवेश को पूर्णतः हटाना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अंतःपृष्ठ पर जो आवेश होता है उसको कम किया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक विभव कहते हैं। ठीक है, और स्कंदन हेतु जो क्रांतिक विभव की आवश्यकता होती है। सेकंड जो धारणा थी वो थी पेरिन तथा राइस की। इनके अनुसार सोल के स्थायित्व का संबंध द्विस्तरीय परत की क्या है, सतही मुक्त ऋणात्मक ऊर्जा से होता है। ठीक है, द्विस्तरीय परत की सतही मुक्त ऋणात्मक ऊर्जा से होता है। इस अर्थ में कोलाइड तंत्र क्या होता है, उष्मागतिक संदर्भ में स्थायी होता है। मतलब जितनी ऊर्जा रिलीज होगी वो तंत्र उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। थर्ड है विलायकीकरण की धारणा, जिसे रूट नामक वैज्ञानिक दी थी। ठीक है, रूट ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि सोल के स्थायित्व का संबंध कोलेट के जल योजित विलयकीकरण से होता है। अतः प्रत्येक ध्रुव स्नेही सोल के कणों के चारों ओर विलायक अणुओं की एक पतली परत, रक्षक परत उपस्थित होती है। ठीक है, और जो सोल को आसानी से क्या स्कंदित नहीं होने देती। यदि इसमें निर्जलीकृत कारक को मिला दिया जाए तो रक्षक परत क्या हट जाती है और सोल का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। तो रूद ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने बताया था कि जल के दरअसल सोल होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, विलायक होता है, उसके कण की एक रक्षक परत मौजूद होती है, जो क्या होती है, कोलाइड कणों का स्कंदन नहीं होने देती। ठीक है, और सोल को क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अगर कोई भी अपन निर्जलीय कारक मिला दे, ठीक है, जिससे कि रक्षक परत का निर्माण नहीं हो सकता, तो जैसे ही निर्जलीय कारक मिलाया, रक्षक परत क्या होगी, हट जाएगी और सोल के कणों का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। चौथी धारणा थी जिमाट और लेविस की धारणा। इनके अनुसार सोल का पृष्ठ तनाव तथा आवेश सोल के स्थायित्व हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, एक तो सरफेस टेंशन और चार्ज इसके क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसके स्टेबिलिटी के लिए। तो थर्मोडायनेमिकली अगर रेस्पेक्ट में देखें तो दरअसल कोलाइड साधारणतः विलय प्रकृति के होते हैं। वे स्थायी सोल अथवा विलयन बनाते हैं तथा जब तब तक स्कंदित नहीं होते जब तक कि विद्युत अपघट्य को आधिक्य में नहीं मिलाया जाता। ठीक है,
और अगर अपन ध्रुव विरोधी कोलाइड की बात करें तो क्या होता है, ध्रुव विरोधी कोलाइड क्या होता है, अस्थायी होते हैं तथा आवेश को होकर उदासीन होने पर क्या हो जाता है, स्खलित हो जाते हैं। तो जिस कोलाइड कणों पर आवेश रहेगा वो क्या होंगे, ज़्यादा स्थायी होंगे, क्योंकि वो लगातार समान आवेश होने के कारण विपरीत गतियाँ करते रहते हैं और एक दूसरे से टकरा कर उनकी गतिज ऊर्जा में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, जिसके कारण कोलाइड कणों का स्कंदन नहीं होता। जबकि ध्रुव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, उनके ऊपर आवेश नहीं होता है, ठीक है, या फिर ना के बराबर आवेश होता है, जिसके कारण वो क्या है, एक दूसरे के पास पास आकर स्खलित होना शुरू हो जाता है। यदि कोलाइड कणों की संख्या कैपिटल एन हो तो किसी कोलाइड तंत्र की स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न सूत्र पर द्वारा अपन याद कर सकते हैं, जैसे ए बराबर 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, अल्फा के, जहाँ आर क्या है, कणों की त्रिज्या, और अल्फा यहाँ पर क्या, और गामा के, और यहाँ पर गामा क्या है, द्रव का पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है कोलाइड कणों का रक्षण, के प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, के कोलाइड कणों को अपन कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि ध्रुव विरोधी कोलाइड ध्रुव स्नेही कोलाइड की तुलना में अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं, ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। अतः इनकी अवक्षेपित और स्कंदित होने की क्षमता भी अधिक होती है। जब किसी ध्रुव स्नेही कोलाइड की कुछ मात्रा को ध्रुव विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है, ठीक है, ध्रुव स्नेही कोलाइड को अपन किस में मिला रहे हैं, ध्रुव विरोधी कोलाइड में, तो ध्रुव विरोधी कोलाइड के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब इसमें अल्प मात्रा में विद्युत अपघटन मिलाने पर ध्रुव विरोधी कोलाइड का अवक्षेपण और स्कंदन नहीं होता है। क्योंकि ध्रुव विरोधी कोलाइड में ध्रुव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, ध्रुव स्नेही कोलाइड मिलाने से उसमें क्या होगा कि चार्ज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, चार्ज डेवलप होने से क्या होगा, कोलाइड पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो तेज हो जाएगी, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कोलाइड पार्टिकल्स की। अब अगर अपन इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दें, ठीक है, तो भी ध्रुव विरोधी कोलाइड्स का क्या अवक्षेपण या स्कंदन नहीं होगा। ऐसा अधिशोषण की प्रक्रिया के कारण होता है कि ध्रुव स्नेही कोलाइड के कण ध्रुव विरोधी कोलाइड की सतह पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, और अधिशोषित होंगे तो क्या होगा, ध्रुव विरोधी कोलाइड कण जो है ध्रुव स्नेही कोलाइड की तरह कार्य करना शुरू हो जाएंगे, अर्थात उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, जिससे वे ध्रुव स्नेही कोलाइड के कणों की भांति व्यवहार करने लगते हैं, और विलायती कर्त सोल्वेशन हो जाने के कारण अपेक्षाकृत अधिक स्थायी हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार विद्युत अपघटन की कम मात्रा में ध्रुव स्नेही कोलाइड द्वारा ध्रुव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रोकना क्या कहलाता है, रक्षण कहलाता है। रक्षण का मतलब यह है कि स्कंदन को रोकना, ध्रुव विरोधी कोलाइड के स्कंदन को रोकना, अर्थात उसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कैसे करवाई जा सकती है। इस प्रकार ध्रुव स्नेही कोलाइड ध्रुव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा करता है, ठीक है, अतः ध्रुव स्नेही कोलाइड को रक्सी कोलाइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बता रखा है, जैसे कि पहला है लियोफोबिक सॉइल है, ठीक है, और जैसे ही इसके अंदर अपन ध्रुव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं तो क्या होती है, एक रक्षक परत सोल का रक्षक परत का निर्माण हो जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लियोफिलिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर कोई अपन NaCl या कोई इलेक्ट्रोलाइट्स में मिला दें तो इसका प्रेसिपिटेशंस नहीं होता, क्योंकि ध्रुव स्नेही जो कोलाइड होता है वो ध्रुव विरोधी कोलाइड की तरफ चारों तरफ क्या कर लेता है, प्रोटेक्टिव कोलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि वो उसकी सतह पर जाकर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। इसकी वजह से ध्रुव विरोधी कोलाइड का आगे स्कंदन नहीं होता। उदाहरण की अगर अपन बात करें इसको जनरल लाइफ में समझने के लिए, तो देखते हैं कि कैल्साई में अरबी गोंद की मात्रा मिला देने से वह लंबे समय तक नहीं जमती, क्योंकि गोंद कार्बन के कोलाइड कणों पर रक्षक परत क्या बनाकर कोलाइड अवस्था के स्थायित्व को बढ़ा देती है, और रक्सी कोलाइड की इस प्रक्रिया का उपयोग वर्तमान में दैनिक जैविक प्रक्रमों में किया जाता है। विभिन्न औषधीय पदार्थों के उत्पादन में भी इसका बड़ा योगदान है, ठीक है। अब इसमें बता रखा है कि अगर काली स्याही है, अगर अपन उसमें अरबी गोंद मिला दें तो क्या होगा, लंबे समय तक जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं उस ब्लैक इंक के अंदर वो कोगुलेट नहीं होंगे, स्कंदित नहीं होंगे, ठीक है, वो इसी वजह से होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है हार्डी सुलझे का नियम, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, कि कोलाइडी कणों का स्कंदन उसमें मिलाए जाने वाले विद्युत अपघट्य के आयनों के आवेश द्वारा होता है, ठीक है। कोलाइडी कणों का स्कंदन कैसे होता है, कि उसमें पाए जाने वाला जो विद्युत अपघट्य के आयनों के ऊपर जो आवेश होता है उसके कारण होता है, कि यदि किसी धनायन तत्व ऋणायन की अवक्षेपण क्षमता उसके ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या अथवा उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, जो आवेश या संयोजकता बढ़ने पर बढ़ जाती है। इस संबंध में हार्डी सुलझे ने एक नियम दिया था,
तो हार्डी-सुलज़े का नियम क्या था कि किसी आयन का विपरीत आवेशी परिक्षिप्त प्रावस्था पर अवक्षेपणकारी प्रभाव उस आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है। ठीक है? क्या था कि किसी आयन का विपरीत आवेशी परिक्षिप्त प्रावस्था पर अवक्षेपणकारी प्रभाव उस आयन की क्या संयोजकता पर निर्भर करता है। अर्थात जिस सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक अवक्षेपण की क्षमता होती है। ठीक है? तो उसने ये बताया था कि किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश क्या होता है, उसके अवक्षेपण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है? मतलब जितना अधिक उसके ऊपर आवेश होगा अर्थात जितनी अधिक उसकी संयोजकता होगी उस आयन की, उसका अवक्षेपण होने की क्षमता भी उतनी अधिक होती है। दूसरे शब्दों में अगर अपन कहें तो किसी कोलॉइड कणों की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघट्य की मात्रा कोलॉइड कण के विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। और दूसरा अगर लैंग्वेज में अगर और एक्सप्लेन करें इसको तो क्या कह सकते हैं कि अगर किसी कोलॉइड कण को अगर हमको स्कंदित करवाना है तो उसके अंदर जो अपन इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे कोई भी विद्युत अपघट्य डाल के इसके अंदर कराने के लिए, तो इसकी जो विद्युत अपघट्य की जो मात्रा होगी वो कोलॉइड कणों के ऊपर जो आवेश है उसकी संयोजकता पर निर्भर करेगी। ठीक है? अतः ऋणावेशित कोलॉइड कणों को धनायनों द्वारा स्कंदित करने की सामर्थ्य निम्न क्रम होता है। ठीक है? तो अगर कोई ऋणावेशित कोलॉइड पार्टिकल्स है तो अपन उसको किसके द्वारा, धनावेश के द्वारा उसको स्कंदित करेंगे। ठीक है? क्योंकि धनावेश और ऋण आपस में रिएक्शंस करके न्यूट्रल हो जाएंगे और स्कंदित होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? तो अगर अपन ऋणावेशित कोलॉइडों को अगर धनायनों द्वारा स्कंदित करें तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले Al+3 Ba+2 और Na+, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी है, Al+3 की संयोजकता है, फिर किसकी है, Ba+2 की और देन Na+ की। तो कुछ ऋणायनों द्वारा धनावेशित कोलॉइडों को स्कंदित करने की क्षमता का क्रम भी निम्न प्रकार है। और अगर अपन को धनावेशित कोलॉइड कणों को स्कंदित करवाना है तो ऋणावेशित जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्षमता, उसकी क्या चार्ज क्षमता होगी, या देखते हैं कि FeCN4- सबसे पहले, फिर आएगा PO3- और फिर SO4-2 और देन Cl-। ठीक है? मतलब जिसकी संयोजकता ज़्यादा होगी, जिसके ऊपर आवेश की संयोजकता ज़्यादा होती है, वो उतना ही अच्छा कोगुलेट का कार्य करता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का फंक्शन करता है और उतना ही जल्दी वो स्कंदन करवाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि दूध में फिटकरी डालकर पनीर बनाने की प्रक्रिया इसी सिद्धांत पर आधारित है कि कोलाइड विलयन का स्कंदन जब तक नहीं होता जब तक कि विद्युत अपघट्य की न्यूनतम मात्रा नहीं पहुंच जाती। विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में न्यूनतम मात्रा जो किसी कोलॉइड विलयन के अवक्षेपण के लिए आवश्यक होती है उसे विद्युत अपघट्य का वर्णन मान या स्कंदन मान कहते हैं। मतलब कोई भी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी भी कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है, मतलब इससे कम मात्रा अगर अपन डालेंगे तो वो कोलाइडी विलयन स्कंदित नहीं होगा। तो उस न्यूनतम मात्रा को अपन क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य का स्कंदन मान या फिर वर्णन मान कहते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं सारणी के कि किसकी विद्युत कितनी धन आवेश होता है और उसके संयोजकता कितनी होती है, उसका मान कितना होता है। इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।